आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के पुराने शहर के उप्पुगुड़ा में काली माता मंदिर की अराजी के मसले पर आज मकामी बीजेपी के कायदीन ने शदीद एहतजाज किया, जिस पर इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने एहतजाज करने वाले बीजेपी कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जहां पुलिस स्टेशन में महरूज पार्टी कारकुनों से मुलाकात करने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पहुंचे। ताहम पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचने के दरमियान ही रोक दिया और बताया कि बंडी संजय को पुलिस स्टेशन में दाखिले की इजाज़त नहीं है, जिस पर पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार हो गई। कशीदगी को देखते हुए पुलिस ने बंडी संजय को पुलिस स्टेशन में महरूज बीजेपी कारकुनों से मुलाकात करवाई। बताया जाता है कि काली माता मंदिर के सर्वे नंबर 24, 25 और 26 की 7 एकड़ 13 गुंठे अराजी पर एक तनाज़ा चल रहा है, जहां एक शख्स ने उस अराजी को मंदिर ट्रस्ट की जानिब से खरीदने का दावा करते हुए वहां पुलिस की हिफाजत में आज तामीराती काम शुरू किए थे, जिस पर मकामी अफराद और बीजेपी के कारकुनों ने तामीराती कामों को रुकवाने की कोशिश की। एहतजाजियों की तायद में बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह भी वहां पहुंच गए। काफ़ी देर तक इस इलाके में कशीदगी देखी गई। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय भी काली माता मंदिर के दौरा करने की कोशिश की, तहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पूरा खोल दे रहे నాకు రాజసింగ్ గారు పేరు స్థలాన్ని పరిశీలించారు. పేరు సంఘానికి చెప్పిండు ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ శాఖది, మేము ప్రభుత్వాన్ని సహకరిస్తున్నాం, మీరు కబ్జాదారులు సహకరించకండి, వెంట మీరు కాపాడి ఎన్విరాన్మెంట్ కప్పేయకండి, మేమే సహకరిస్తాం, మాకు కొట్టడం అవసరం లేదు, శాంతిమైన సమస్య సృష్టించే అవసరం లేకపోతే లేదు, ఎన్విరాన్మెంట్ కుమ్మ అని చెప్పి రాజసింగ్ గారు పోయి మాట్లాడారు. మాట్లాడిన తర్వాత నేను రాజసింగ్ గారు కలిసి పోలీసుల కార్యకర్తలు కలవడానికి పోతే నేను ధర్నా చేయడం పోలే, పోలీసులు ముట్టడించడం పోలే, రాస్తారు చేయడం పోలే. నేను ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, మా ప్రధాన గారు సుధీ గారు ఉన్నారు, గోపి గారు ఉన్నారు, మా దేవేంద్ర రెడ్డి గారు, నాగేంద్ర గారు ఉన్నారు, దీపక్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. మేమందరం కూడా పోతున్నాం. మేము అప్పుడు రాకేష్ రెడ్డి గారు, రాకేష్ రెడ్డి గారిని సుతాగా అరెస్ట్ చేశాడు పోలీసు వాళ్ళ, కాశీలో కూడా అరెస్ట్ చేశాడు. మేము కేవలం కార్యకర్తలు వెళ్ళడం మాత్రమే పోతున్నాం. ఎటువంటి ప్లేస్ లేకపోతే ఎక్కువ ముస్లిం పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి సెన్సిటివ్ ఏరియాలో డీసీపీ వచ్చి ఆపి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఏసీ గారితో మాట్లాడుతున్నా, ఏసీ గారు పోదాం సార్ పొజిషన్ కలగలడు, డీసీపీ గారు వచ్చి చిట్కలు వేసుకుంటే నువ్వు వేరే అంటాడు, నేను వేరే అంటాడు. ఈ ఏరియా మంచిదా సార్, నేను ధర్నానికి వస్తలేను, నేను ఛాయ్ వేసా ఛాయ్ వేసి పంపని చెప్పినాను. ఇట్లా నేను కార్యకర్తలు వదిలిపెట్టండి, వెళ్ళిపోతాను చెప్పన్న. కార్యకర్తలు వదిలిపెట్టాడు, ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడతాడు. तेलंगाना हाईकोर्ट में फिर एक बार गैर ज़रई अराजी के रजिस्ट्रेशन के मामले पर समाअत हुई। चाशुमे के दिन मफाद आमा के तहत दाखिल की गई दरखास्त में अदालत को बताया गया कि हुकूमत के अदालत को तयखुन देने के बावजूद धरानी पोर्टल के ज़रिए ही रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। आवाम से आधार कार्ड तलब किया जा रहा है और ना देने पर स्लॉट बुक नहीं किए जा रहे हैं। इससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि जुमेरात के दिन हलफनामा दाखिल करें और समाअत को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अदालत ने हुकूमत को पुराने तरीक़ेकार पर रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत दी थी। लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम यानी LRS के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। तेलंगाना के जनगांव से ताल्लुक़ रखने वाले
जय सागर राव नामी शख्स ने मफाद आमा की अपनी अर्जी में इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुनासिब तज्जिए के बगैर इस स्कीम पर अमल किया जा रहा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की ज़ेर क़यादत एक सह रुकनी बेंच, जिसने इस मामले की समाअत की, तेलंगाना, AP और तमिलनाडु को नोटिस जारी की। अर्जी गुजार ने दावा किया कि LRS के जरिए गैर मजाज कब्जा करने वाले रियल स्टेट एजेंट्स, ओहदेदारों को इस स्कीम के जरिए बेकायदगियों का मौका हाथ लगा है। अर्जी गुजार ने कहा कि गैर मजाज कब्जों की वजह से ही कई मसाइल पैदा हुए हैं और हैदराबाद, चेन्नई में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। अर्जी गुजार ने अदालत से ख्वाहिश की है कि गैर मजाज लेआउट्स की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फार्म हाउस के तनाज़े के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। क़ब्ल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की जानिब से दाखिल करदा नोटिस अबूरी अहकाम पर सवाल उठाते हुए KTR की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर अदालत ने रोक लगा दी थी। तारक रामाराव की जानिब से दाखिल करदा नई अर्जी की आज समाअत चीफ जस्टिस RS चौहान, जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने की। इस मौके पर मलकाजगिरी लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाले तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व अर्जी गुजार रेवंत रेड्डी की तरफ से रुजू होते हुए उनके वकील ने कहा कि NGT के अहकाम पर हाईकोर्ट की जानिब से लगाई गई रोक को बर्खास्त किया जाए। इस मरहले पर चीफ जस्टिस RS चौहान ने कहा कि NGT की जानिब से जो उमूर इस मामले में उठाए गए हैं उनकी जांच की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनका तबादला हो रहा है, इसलिए ये वक्त इसके लिए मौजू है। चीफ जस्टिस ने इस मामले की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि रेवंत रेड्डी ने NGT चेन्नई को एक अर्जी पेश करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि वजीर तारक रामाराव का फार्म हाउस ममनुआ जोन में है, जो जियो 111 की खिलाफ वर्जी है। NGT ने इस पर वजीर को नोटिस जारी की थी और वजाहत की ख्वाहिश की थी। NGT ने मरकजी और रियासती हुकूमत के ओहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील के अबूरी अहकाम भी जारी किए थे, ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि KTR के फार्म हाउस सरकारी अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए तो तामीर नहीं किया गया। वेमुलावाड़ा के रुकन असेंबली CH रमेश की हिंदुस्तानी शहरियत से मुतालिक मुकदमे की आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान मरकजी वजारत दाखिला ने अदालत की हिदायत के मुताबिक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया, सिर्फ मेमो दाखिल किया, जबकि हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में मरकजी वजारत दाखिला को 18 नवंबर को ही हिदायत दी थी कि वो CH रमेश की शहरियत से मुतालिक एम्बेसी से तफसीलात हासिल करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करे। जवाबी हलफनामा दाखिल ना करने पर आज हाई कोर्ट ने मरकजी वजारत दाखिला पर शदीद बरहमी जाहिर की और वजारत दाखिला के ओहदेदारों को हिदायत दी कि उन्हें एक और मौका फराहम किया जाता है, जिसके ज़रिए वो जर्मन एम्बेसी से मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करें। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने शहर के वनस्थलीपुरम के जय भवानी नगर में 324 डबल बेडरूम के मकानात का इफ्तिताह करते हुए उसे बेनिफिशरीज में तकसीम कर दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि मुल्क भर में किसी भी रियासत में तेलंगाना की तर्ज पर डबल बेडरूम के मकानात तामीर नहीं हो रहे हैं। मियारी और वसी व अरीज़ मकानात तामीर करने का सेहरा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने कहा कि गरीबों को इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारने के मकसद के तहत KCR हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात की स्कीम शुरू की है, जिसे गरीबों में मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के अलावा मुल्क के दीगर बड़े शहरों में हुकूमतों की जानिब से गरीबों के लिए इस तरह के मकानात तामीर नहीं किए गए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम के मकान में 2 बेडरूम, 1 हॉल, किचन के अलावा 2 बाथरूम भी शामिल हैं। हर एक मकान की तामीर पर 9 लाख रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं। इस तरह इस मकान की मालियत 50 लाख रुपए हो रही है, जिसे शहर के गरीबों में KCR हुकूमत मुफ्त में तकसीम कर रही है। 1 रुपया भी गरीबों से हासिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मकानात की तामीर के साथ साथ अतराफ़ के इलाकों को भी तरक्की दी जा रही है और वहाँ बुनियादी सहूलतों को फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में कमर्शियल अपार्टमेंट की तर्ज पर हुकूमत डबल बेडरूम के अपार्टमेंट्स तामीर कर रही है। उन्होंने डबल बेडरूम के मकानात हासिल करने वाले ख़ानदानों को मशवरा दिया कि वो मकान के साथ साथ अतराफ़ के इलाके में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। 5 ఏళ్ల కిందట ఇక్కడ సుధీర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే చెప్పినారు, రైతు బజార్ పక్కన ఈ 2 ఎకరాల స్థలంలో కొన్ని గుడిసెలు, చాలా అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో ఇక్కడ పరిస్థితి ఉన్న విషయం, ఒక బస్తీ ఉండే విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. 5 ఏళ్ల కిందట ఆనాడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, ఆనాడు జిట్టా రాజశేఖర రెడ్డి విజ్ఞప్తి మేరకు వెంటనే మంజూరు చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరు చేసి, మరి ఈరోజు ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ కడితే ఎంత నాణ్యంగానైతే ఇండ్లు ఉంటాయో
ఆ స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో ఏ లిఫ్ట్ అయితే ఉన్నదో, ఏ షిండ్లర్ కంపెనీ లిఫ్ట్ ఉన్నదో అదే లిఫ్ట్ని ఇక్కడ పెట్టి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో పేదవారికి ఇల్లు అంటే ఒక డబ్బా ఇల్లు కట్టడం కాదు, ఒక ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండే విధంగా పేదవాడి ఇల్లు అంటే కూడా దానిలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉండాలి, అందరూ ఆత్మగౌరవంతో ఉండే విధంగా ఉండాలనే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా ఈ 324 ఇండ్లని ఈరోజు మీకు అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికి ఒక మాట కూడా చెప్పాలి. ఇలాంటి ఇండ్లు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ప్రభుత్వము కూడా చేయలేదు, చేపట్టలేదు. ఇప్పటివరకు 72 ఏళ్లలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. 2 పడక గదులు, ఒక హాలు, 2 బాత్రూమ్లతో కిచెన్కు పక్కన మళ్ళీ ఒక ప్రత్యేకమైన వాష్ ఏరియా కూడా పెట్టి 560 స్క్వేర్ ఫీట్లు, ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్కు ఒక్కొక్క ఇంటికి 9 లక్షలు దాదాపుగా ప్రభుత్వమే అనాపైసతో సహా ఖర్చు పెట్టి ఇదే మార్కెట్లో ఒకవేళ ఇదే ప్రైవేట్ బిల్డర్ కనుక ఇదే స్థలంలో కట్టింటే వనస్థలిపురంలో 40-50 లక్షలకు తగ్గకుండా ఉండే ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్ని ఈరోజు మీకు అప్పచెప్తున్న విషయాన్ని కూడా దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ నిర్మాణం ఏదైతే ఉన్నదో ఒక విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. 1,00,000 ఇండ్లు ఇప్పుడే సుధీర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 90-95% పూర్తయి చివరి దశలో ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 10,000 పైన అయిపోయినాయి, మిగతా అన్ని కూడా చివరి దశలో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న ఈ ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం ఏదైతే ఉన్నదో భారతదేశంలోని ఏ నగరంలో కూడా ఇంత పెద్ద స్లమ్ రీడెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం జరగడం లేదు. బొంబాయిలో కానీ, ఢిల్లీలో కానీ, కలకత్తాలో కానీ 9,714 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనాపై तेलंगाना रियासत लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी, अमन सुकून और हमाजहत तरक्की के लिए मुल्क भर में मिसाली रियासत है, जिसका सहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के के कारखाने इलाके में पुलिस स्टेशन की इमारत के इफ्तिताह के मौके पर किया। उन्होंने जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि इफ्तिताही इमारत 1000 गज पर मुश्तमिल है, जिस पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद से रियासत में महकमे पुलिस को काफ़ी अहमियत दी गई है ताकि रियासत में अमन व अमान बरकरार रह सके। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस के लिए माकूल बजट फराहम किया है, जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। तेलंगाना में पहली मरतबा फ्रेंडली पुलिसिंग नज़रिए को अमल में लाया गया, जिससे अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात पैदा हुए। డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మనది డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఎంత మంచి పేరు తీసుకొచ్చినా ఇప్పుడు కమిషనర్ గారు డీటెయిల్లో చెప్పారు, మన దగ్గర ఎంత పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? మన దగ్గర పీస్ ఉన్నాయంటే వస్తుంది. ఏ స్టేట్లో డెవలప్మెంట్ కావాలి, తప్పకుండా స్టేట్లో పీస్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. పీస్ అంటే హైదరాబాద్ పీస్ చాలా బాగా ఉంది. సీసీటీవీ కెమెరాస్ మొత్తం ఇండియాలో ఎంత కెమెరాస్ ఉన్నారు, 70% కెమెరా మన 3 కమిషనరేట్లో ఉంది. 70% ఇప్పుడు 6.5 లక్షలు ఉంది. ఇంకో మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు గారు, ఐటీ మినిస్టర్, లాస్ట్ మంత్లో అంటే డీజీపీ గారికి, మన కమిషనర్ గారికి, ఆల్ కమిషనర్స్కి పిలిచిన డిస్కస్ చేశారు. ఇంకో 5 లక్షలు ఇంకో ఎక్కువ కావాలండి. మన పబ్లిక్ బీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మా మినిస్టర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సీసీటీవీ కెమెరా ఎక్కువ అయిన తర్వాత తప్పకుండా క్రైమ్ తక్కువ అవుతుంది. మన హైదరాబాద్ అంటే ఇప్పుడు డీజీ ఎట్లా చెప్పారు, కమిషనర్ గారు చెప్పారు, ఎవరి స్టేట్లో అంటే పోలీస్ డెలిగేషన్ వచ్చే మన దగ్గర సర్వే చేస్తున్నారు. ఈ తెలంగాణ ఎట్లా చేంజ్ అయింది, ఎట్లా తెలంగాణలో పీస్ వచ్చింది, ఇక్కడ క్రైమ్ చేసే తర్వాత ఎంతమంది చాలా అదర్ స్టేట్లో మహారాష్ట్రలో, కర్ణాటకలో వచ్చి ఇక్కడ క్రైమ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏ టీం వస్తలేదు ఇక్కడికి, రాత్రి వచ్చే మార్నింగ్ 2 డేస్లో క్రైమ్ చేసే వెళ్తున్నారు. చైన్ స్టిచింగ్ అంటే చాలా కామన్ అయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ చైన్ స్టిచింగ్ లేదు. పోలీస్ అంటే చాలా ఎఫెక్టివ్ పని చేస్తున్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్కు చాలా స్ట్రెంత్ ఇచ్చారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత ఫస్ట్ టైంలో అంటే 10,000 పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి అపాయింట్ చేశారు, కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐకి. సెకండ్ టైం 17,000. అందులో 33% లేడీస్ ఉన్నారు. ఇది మా సీఎం గారు చాలా బాగా పనిచేశారు. లేడీస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత లేడీస్కు చాలా సపోర్ట్ వస్తుంది. ఈ రిసెప్షన్లో మా అందరూ చూశారు, ఎవరున్నారు, లేడీస్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు. 5 స్టార్ హోటల్లో ఎట్లా రిసెప్షన్ ఉంది, ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్లో అట్లానే ఉంది. ఎంత బాగా అంటే
క్రైస్లర్ అంటే అమెరికన్ కంపెనీ, ఫియట్ అంటే ఇటాలియన్ కంపెనీ. ఈ కలిసి ఒక జాయింట్ వెంచర్లో నౌ దే ఆర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ అండ్ $150 మిలియన్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ప్లాన్ ఉంది ఈ కంపెనీ ద్వారా. 150 మిలియన్ అంటే 2500 కొత్త జాబ్స్ వస్తుంది. ఇది ఎంత మంచి డెవలప్మెంట్. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ అండ్ బెంగళూరు దే వర్ ఐటీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ లాస్ట్ 7-8 ఇయర్స్లో ఐటీ తర్వాత ఒక కొత్త డైమెన్షన్ కూడా వచ్చింది హైదరాబాద్ సిటీలో. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్ అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్. ఆల్రెడీ బిగ్ కంపెనీ లైక్ బోయింగ్ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది. అండ్ నౌ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఫియట్ క్రైస్లర్ కంపెనీ, ఒక లీడింగ్ ఆటోమొబైల్ कंपनी ऑफ द वर्ल्ड. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नए सदर का ऐलान नए साल में होने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं. जमहूरी अंदाज में इस बार पीसीसी का ओहदा देने का फैसला किया गया है. इस सिलसिले में एआईसीसी इंचार्ज मनिकम टैगोर ने रियासती कायदीन से मुशावरत के बाद रिपोर्ट आला कमांड के हवाले कर दी है. तमाम सरगर्मियां अब दिल्ली मुंतकिल हो चुकी हैं. पीसीसी की दौड़ में शामिल कायदीन रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू दिल्ली का रुख कर चुके हैं. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार को भी दिल्ली तलब किया गया है. मधु याक्षी गौड़ चंद दिन क़याम के बाद दिल्ली वापस लौट चुके हैं. कांग्रेस की आला कमान इस सिलसिले में तेज़ी से पेशरफ्त कर रही है. मनिकम टैगोर की रिपोर्ट के बाद तेलंगाना के सीनियर कायदीन से मुशावरत करने पर गौर कर रही है. तेलंगाना पार्टी इंचार्ज मनिकम टैगोर ने कहा कि सीनियर कायदीन में मुकाबला ज़्यादा है, इसीलिए जल्द फैसला लेना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि नए साल में नए पीसीसी सदर के नाम का ऐलान किया जाएगा. चारशुम्बे के दिन कोमट रेड्डी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, जिसके बाद पार्टी कायदीन की सरगर्मियां मजीद तेज हो गई हैं. दीगर कायदीन भी सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए बेचैन हैं. कोमट रेड्डी ने राहुल गांधी से मुलाकात के लिए भी वक्त मांगा है. इसके अलावा वो दीगर कायदीन से मुलाकात करने वाले हैं, जिसको लेकर मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं. टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल की कविता ने 1971 की जंग को याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर, जिस पर वो सरगर्म रहती हैं, अपने एक ट्वीट में कहा कि 50 साल पहले आज ही की तारीख को हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी. कविता ने कहा कि वो हमारी फ़ौज के अज़्म को सलाम करती है और उन बहादुरों को आजिज़ाना खिराज पेश करती हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत करते हुए अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी है. साथ ही आखिर में उन्होंने जय हिंद और विजय दिवस भी लिखा. तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुख्तलिफ महकमों में 50,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है और हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में मखलूआ जायदादों की निशानदही का अमल शुरू हो गया है. ऐसे में तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम की जानिब से शक व शुबा करना मुनासिब अमल नहीं है और ये अफसोसनाक अमल है. उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के तकर्रुरात का अमल किस तरह होता है, इससे वाकिफियत रखते हुए भी प्रोफेसर कोदंडाराम हुकूमत को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वेकेंट पोस्ट पर तकर्रुरात के मामले में हुकूमत संजीदा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल चीफ मिनिस्टर की हिदायत के फौरी बाद चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए जल्द से जल्द वेकेंट पोस्ट की निशानदही करने और उसकी तफसीलात हुकूमत को पेश करने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए भी हज़ारों जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं, जिनमें कई जायदादों के तकर्रुरात पर रोक लगाने के लिए अदालत से भी रुजू हुए थे. कमीशन ने अदालत में भी कामयाब नुमाइंदगी करते हुए उन जायदादों पर तकर्रुरात को यकीनी बनाया. दुनिया की मशहूर कंपनी फियाट ऑटोमोबाइल्स की जानिब से तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाएगी. रियासत में पहले ही सरकर्दा कंपनियों अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक और एप्पल ने सरमायाकारी की है. फिएट ने ऐलान किया है कि वह हैदराबाद में ग्लोबल डिजिटल हब के क़याम के लिए $150 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी करेगी. इससे मुलाजमतों के 1000 मौके पैदा होंगे. चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर FCA नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक ममता छामित्री ने वर्चुअल तरीक़ेकार के ज़रिए मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुजवज़ा ग्लोबल डिजिटल हब
फिएट का शुमाली अमेरिका के बाहर बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर होगा। FCA ICT इंडिया को फिएट की ग्लोबल टीम के अटूट हिस्से के तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल हब का क़याम हैदराबाद में अब लाया जा रहा है। आने वाले वर्षों में नए सेंटर के जरिए हैदराबाद और उसके बाहर अपनी मौजूदगी को मजीद मुस्तहकम करेंगे। The state of Telangana welcomes Fiat Chrysler Automobiles. Special thanks to Mrs. Mamta Chamarthi, Chief Information Officer for FCA North America and Asia Pacific, Mr. Karim Lalani, the Director and Head of the FCA ICT India, and Dr. Partha Datta, President and Managing Director, FCA India. You've made the right decision in choosing Hyderabad as the pivot for your digital transformation. Let me assure you that our government will do whatever necessary for you to take the next leap. I'm very happy to see that the FCA's global digital hub in Hyderabad and is geared up with the full spectrum of the emerging technologies. Telangana is a big believer in digitization and decarbonization. Your Hyderabad ICT center, with all its digital initiatives, should bring in the necessary innovation and transformation to fuel your growth. In the same lines, I also urge FCA to work together with us in promoting the decarbonization efforts. Our electric vehicles and energy storage systems policy, which were released recently, took off with a bang and with some major investments at the get-go. And we would like FCA to bring its manufacturing component and add to this momentum eventually. I am really excited about the prospects, especially because India is just catching up with the electric vehicles phenomenon, and there is a huge potential there. The automotive theme park should also consider to have EV as an important component. I thank the FCA for reposing the faith in our state and investing $150 million and creating 1,000 jobs in 2021. I'm pretty sure that you will reach your targets much sooner, and Hyderabad will figure into all your verticals, including engineering and manufacturing, and Hyderabad will become synonymous with FCA. We welcome FCA to the city of Hyderabad. You are now a big part of the community here, and our city is very cosmopolitan, and it makes sure that people from all cultures are felt welcomed here. Few of your employees must be relocating to Hyderabad, and let me personally welcome all of them to the city. Let me tell you that Hyderabad is the safest Indian metro statistically and rated as the most livable city by Mercer for 5 years in a row now. We have very mild climate through most of the year and some of the finest golf courses that you can play around the year. And there is plenty of expat population who've made Hyderabad their home, and I wish good luck to all the creative and budding engineers who will be taking part in the exciting work that सदर नशीन हिंदुस्तानी खलाई एजेंसी यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के K7 ने SSA कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये कंट्रोल सेंटर हिंदुस्तान में तमाम खलाई बेदारी की सरगर्मियों का मरकज़ रहेगा। यह सेंटर बैनुल अक़वामी एजेंसियों की तर्ज पर कायम किया गया है, जो मदार में भेजी जाने वाली खलाई अशिया के मुशाहिदाती मरकज़ में हासिल होने वाले डेटा की प्रोसेसिंग का काम भी करेगा। कंट्रोल सेंटर में मुशाहिदाती मरकज़ को रिमोट से चलाने की सहूलत रहेगी। इसमें लैब्स भी कायम किए जाएंगे। इसरो के इस मरकज़ के क़याम से इसकी SSA सलाहियतों में इजाफे के सिलसिले में एक अहम संग मील हासिल किया गया है। इस तरह आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद मुक्तफी बनने की सिमत राह हमवार हुई है। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को ISO 9001 का सर्टिफिकेट हासिल हुआ है, जिस पर वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जू पार्क के हर शोबे में ISO मियार को अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये अवार्ड हासिल हुआ है। ख़ास तौर पर साफ़ सफाई, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल ब्रीडिंग, जू हॉस्पिटल, एनिमल केयर, हाइजीन मेंटेनेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि T सौंदर्या, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज C मधु बाबू, ऑडिटर शिवैया, सर्टिफिकेट ऑडिटर की टीम ने जू में दी जाने वाली सहूलतों और मियार का तफसीली जायज़ा लेने के बाद उसकी तफसीलात बरतानिया की एक्रेडिशन कमेटी को रवाना की थी, जिस पर UK एक्रेडिशन कमेटी ने इसका तफसीली जायज़ा लेने के बाद जू पार्क को ISO का सर्टिफिकेट पेश किया। ఇక్కడ మన జూ నెహ్రూ జూ పార్క్ హైదరాబాద్లో శానిటైజేషన్ ఏంటి, వాటికి పెట్టే ఫుడ్ ప్రాసెస్ పార్క్ హైదరాబాద్లో ISO మరి సర్టిఫికేషన్ మనకు రావడము ఇది కూడా సంతోషంగా ఉంది, చాలా గర్వకారణము. ఈ జూ పార్క్లో కోవిడ్ టైంలో కూడా వాళ్ళు చేసినటువంటి సేవలను మరి ఇతర కొన్ని సంవత్సరాల కొద్దీ
అక్కడ చేస్తున్నటువంటి మెయింటెనెన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఏదైతే ఈ అక్కడ ఉన్నటువంటి జంతువులను కూడా అన్ని రకాలుగా రక్షించడం, కోవిడ్ వల్ల ఎటువంటి వాటికి ప్రమాదం జరగకుండా ఇవన్నీ కాపాడినందుకు మనకి ఈరోజు ఈ సర్టిఫికేట్ రావడం జరిగింది. ఇది 3 మెన్ కమిటీ దాంట్లో ఇది ఉంచడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దీనికి ముఖ్యంగా శానిటేషన్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ యానిమల్ బ్రీడింగ్ అండ్ జూ హాస్పిటల్, యానిమల్ కేర్, తర్వాత మెయింటెనెన్స్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని దీనికి ఈ సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నైరో జువాలజికల్ పార్క్ यूके एक्रेडिटेशन। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,39,66,525 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 16,45,201 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 99,32,547 हो गया, जबकि 1,44,096 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,79,135 हो गई है, जबकि 1,502 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 536 नए मामले सामने आए और 3 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 7,183 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में जनवरी के पहले हफ्ते से दिए जाने वाले कोरोना वायरस के टीके अंदाजी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए महकमे सेहत की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं, जिसके पेश नज़र 50,000 अमले को खुसूसी तरबियत दी जा रही है, जिसमें 10,000 ANMs, 25,000 आशा वर्कर्स और 15,000 डॉक्टर्स व नर्सें शामिल हैं। मज़कूरा 50,000 अमले को तरबियत देने का काम जारिया माह के अवाखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजवी ने ओहदेदारों को हिदायत जारी की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सेहत रजवी ने डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव और दीगर ओहदेदारों के साथ कोठी के दफ्तर में दी जाने वाली तरबियत का तफसीली मायना किया और बाद-अज़ां एक इजलास मुनक़िद करते हुए कोरोना वायरस के टीके के प्रोग्राम को कामयाब बनाने की हिकमत अमली को खतियत दी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते रियासती सतह पर अमले को तरबियत दी गई थी और गुज़िश्ता 2 दिनों से ज़िलाई सतह पर अमले को तरबियत दी जा रही है। आइंदा हफ्ते 10 दिन में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सतह पर सेहत के अमले को तरबियत फराहम करने का मंसूबा तैयार किया गया है। रियासत भर में 10,000 सेंटर्स पर कोरोना का टीका दिया जाएगा। पहले मरहले के तहत 75 लाख अफराद को टीका देने का मंसूबा है, जिनमें तकरीबन 3 लाख अफराद सरकारी और खानगी मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शामिल हैं, जबकि 2 लाख अफराद का ताल्लुक़ पुलिस, सफाई वर्कर्स और ट्रांसपोर्ट अमले का है। इनके अलावा तकरीबन 60 लाख अफराद को भी टीका देने का मंसूबा है। 50 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को टीका दिया जाएगा। 50 साल से कम उम्र वाले अफराद जो तवील इमराज में मुब्तला हैं, उन्हें भी टीका देने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने तमाम तफसीलात को एक ऐप में पेश किए हैं। रियासत में वैक्सीन का स्टॉक पहुंचने के बाद सरकारी और खानगी मेडिकल अमले को देने का फैसला किया गया है। इन तमाम को रियासत भर में एक ही दिन टीका अंदाजी का प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। खानगी दवाखानों में काम करने वाले मेडिकल अमला भी टीका अंदाजी करने वाली सरकारी टीमों में शामिल रहेगा। टीका अंदाजी के लिए 10,000 टीमों को तश्कील दिया गया है। हर एक टीम को एक कोविड सेंटर पर तैनात किया जाएगा। फिलवक्त साबिक़ा अज़ला मुस्तक़र पर वैक्सीन को ज़ख़ीरा किया जाएगा। बाद-अज़ां नए अज़ला मुस्तक़र पर भी ये सहूलत फ़राहम की जाएगी। रियासती सतह पर 2 करोड़ वैक्सीन और ज़िले सतह पर 1 करोड़ वैक्सीन को बैक वक्त महफूज करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वैक्सीन सप्लाई करने के लिए खुसूसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलवक्त रियासत में इस तरह की 16 गाड़ियां हैं। मजीद 17 गाड़ियों की खरीदारी की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना हुकूमत पर राहत पहुंचाते हुए कोरोना वायरस के टेस्टों के मामले में रियासती हाईकोर्ट की जानिब से तहरीरी अदालत के अहकाम पर हुक्म इल्तिवात जारी किया है। कोरोना वायरस के टेस्टों के मसले पर रियासती हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की सरजनिश करते हुए महकमे सेहत के ओहदेदारों पर तहरीरी अदालत का मुकदमा चलाने का ऐलान करते हुए नोटिस जारी की थी, जिस पर रियासती हुकूमत ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज उस मुकदमे की समाअत के दौरान
तेलंगाना हुकूमत ने अदालत उज़्मा को बताया कि रोज़ाना 50,000 टेस्ट करना मुश्किल काम है, ताहम हुकूमत की जानिब से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से जारी की गई नोटिस पर हुक्म इल्तवा जारी करने की दरखास्त की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हुए हाई कोर्ट के अहकामात पर हुक्म इल्तवा जारी किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।